तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5.8 तक करा था हमने लास्ट लेक्चर में। अब आगे 5.9 अलग फार्मूला पे है, मतलब कि अभी तक जो फार्मूला हम नहीं पढ़े इसमें। क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ ए गैस is found to be 5.46 gram per decimeter cube at 27 degrees Celsius at 2 bar pressure. So what will be its density at STP? What will be its density at, फॉर्मूला नया है, क्वेश्चन तो सिंपल सही है। तीन चीज़ तो दिया हुआ है साफ साफ। डेंसिटी दिया हुआ है गैस का 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, या इसी को ग्राम पर लीटर भी लिखा जा सकता था। टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ ही दो, 300 केल्विन। प्रेशर दिया हुआ है 2 बार। अब पूछ रहा है कि उसी गैस का एसटीपी पे डेंसिटी क्या होगा। तो एट एसटीपी पे दो चीज़ हम जानते हैं, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 बार। बस पूछ दे रहा है कि यहाँ डेंसिटी क्या होगा। अरे तो तीन चीज़ है, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर। क्या कोई रिलेशन पढ़े हम? क्या इनमें पढ़े होंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, देखो याद आ जाएगा। 1 मान लो, इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो, इसे 2 कर दो। फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम? वी हैव P1/P2 बराबर D1/D2 इंटू T1/T2। ऐसा एक फार्मूला पढ़े थे पीछे जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब। तो यहाँ से सब कुछ तो पता है, D2 निकालना है, निकाल दो। तो D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? D2 इक्वल टू P2 इंटू T1 इंटू D1 P1 इंटू T2। बस P2 कितना है? 1 बार। T1 कितना है? 300 केल्विन। D1 कितना है? 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे P1 2 बार एंड T2 273 केल्विन। सॉल्व कर दोगे तो ये आता है 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कट जाएगा तो कोई बार से बार ख़त्म हो जाएगा। ई 2 बार में कटेगा, 2 बार में मतलब पॉइंट को हटा करके यहाँ 100 लगा देना होगा, तो 2 बार में कटेगा। ई यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ई 2 से 2 कट जाएगा, ई 2 मतलब यहाँ से कटेगा, तो कटा हुआ था, तो 3 बचेगा। केवल 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यही आंसर है इसका। फार्मूला नया था, नहीं फार्मूला पता रहता तो फिर तुम्हें एकदम शुरू से डेराइव करके चलना पड़ता फार्मूला को। PV इक्वल टू NRT से लेकर के चलना पड़ता और वहाँ से इक्वेशन को लाना होता, जैसे पीछे लाए थे इसे हम। आगे देखें अब क्वेश्चन नंबर 5.10। क्वेश्चन नंबर 5.10। (34.05 ml of phosphorus vapor which
0.0625 ग्राम at 546 डिग्री सेल्सियस and 0.1 bar pressure. So what is the molar mass of phosphorus? What is the molar mass of phosphorus? क्या क्या दिया हुआ है? फास्फोरस का वेपर है, उसके लिए वॉल्यूम गिवन है, उस वेपर का मास भी दिया हुआ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो पूछ रहा है कि फास्फोरस का मोलर मास क्या होगा। तो देखो डाटा के अनुसार चलते हम लोग, फिर अपने आप कंक्लूजन आ जाएगा कि करना क्या है हमें। वॉल्यूम दिया हुआ है 34.05 ml, ठीक। टेम्परेचर दिया हुआ है 546 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में तो किसी भी हाल में चेंज करना ही होगा। तो 639 7 4 11 का 1 1 5 2 7 और 1 8, तो इतना केल्विन आ गया। उसके बाद प्रेशर भी दिया हुआ है 0.1 बार, मास दिया हुआ है 0.0625 ग्राम। पूछ रहा है कि मोलर मास क्या होगा फास्फोरस। तो यहाँ से देखो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, गिवन मास, तो हमें मोलर मास चाहिए होगा। तो क्या पढ़ें, कोई फॉर्मूला पढ़ें क्या इनसे रिलेटेड? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है हमने, PV = nRT। तो PV n यहाँ गिवन मास बाई मोलर मास R × T, यहाँ से नहीं निकल जाएगा मोलर मास, यहाँ से तो निकल ही जाना चाहिए। कैसे निकलेगा? तो W × R × T PV वैल्यू पुट करो। W है 0.0625 ग्राम। R क्या चीज़ में लोगे? तो बार और लीटर में, मिलीलीटर में दिया हुआ है ना, तो बार और मिलीलीटर में यदि दिया हुआ है तो R का मिलीलीटर में तो डायरेक्ट भी हम पढ़े थे 0.0821, तो ऐसे था 82.1 मिलीलीटर बार पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर हो जाएगा 819 केल्विन। डिवाइडेड बाई प्रेशर, प्रेशर है 0.1 बार इंटू ये हो गया 34.05 ml। सॉल्व करोगे इसे तो ये बार से बार कैंसिल, ml से ml कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और जब इसे पूरा सॉल्व करोगे ना तो मोलर मास का जो डाटा आता है यहाँ वो थोड़ा ज़्यादा आता है, 1249.83 ग्राम पर मोल। अब इतना मोलर मास फास्फोरस का होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस होता है ना वह एग्जिस्ट करता है P4 में, और यहाँ से जब तुम इसका निकालोगे मास तो फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, और 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 124। तो 124 तब आता जब ये डाटा यहाँ होता, और ये डाटा यहाँ होने के लिए जो है या 0.1 नहीं 1 बार होना चाहिए, ताकि यहाँ 1 रहता तो 10 आ जाता मल्टीप्लाई में, और 10 से डिवाइड करते चीज़ को तो पॉइंट इधर ही शिफ्ट कर जाता। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें आंसर के अनुसार। आ रहा है 1249.83, लेकिन एक्चुअल में आना चाहिए 124, और ये तभी आएगा जब प्रेशर 0.1 बार ना हो बल्कि 1 बार दिया हुआ हो तब, नहीं तो फिर नहीं आएगा आंसर। फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए तो मास साफ साफ दिख रहा है 124, तो आ तो वही रहा है लेकिन बस पॉइंट का गड़बड़ी है, तो इसके लिए 0.1 कितना होना चाहिए 1। हालांकि नहीं जानकारी रहेगा तब तो इतना ही छोड़ दोगे चलेगा, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है तो उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5.11 बड़ा सा क्वेश्चन है, लिखेंगे नहीं बस समझेंगे हम लोग डायरेक्ट। बोला या स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम्ड फ्लास्क एट इतना डिग्री सेल्सियस, बट इंस्टीड ही सी प्लेस्ड द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। After a lapse of time, he realized his mistake and using a pyrometer, he found the temperature of the flask was इतना। So what fraction of air would have been expelled out? तो वो बड़ा सिंपल सा चीज़ है। कह रहा है कोई राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। अब कह रहा है कि राउंड बॉटम फ्लास्क है तो इसमें किसी स्पीसीज को लेकर के रिएक्शन करवाना था, कुछ इसमें ऐड करना था। अब कह रहा है कि स्टूडेंट जो इसमें कुछ ऐड करना भूल गया और डायरेक्ट इसको आग पे चढ़ा दिया, फ्लेम पे डायरेक्ट चढ़ा दिया आग पे। जो डालना चाहिए था रिएक्शन मिक्सचर, उस रिएक्शन मिक्सचर को उसने ऐड नहीं करा, उसमें डायरेक्ट जो है उसको आग में चढ़ा दिया। तो जिस समय इसको यहाँ चढ़ा रहा था उस समय का टेम्परेचर कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस है। तो इस टेम्परेचर पे वह राउंड बॉटम फ्लास्क को आग पे फ्लेम पे रख करके चल दिया। थोड़ा देर बाद उसे महसूस हुआ कि अरे हम तो उसमें रिएक्शन मिक्सचर कुछ डाले ही नहीं है, बस वैसे ही बर्तन को चढ़ा करके आ गए। ऐसे सोचो ना कि घर में मान के चलो कि तुम्हें दाल बनाना है कुकर में, अब तुम क्या किए कि दाल पानी डालना ही भूल गए, बस खाली कुकर चढ़ा के चल दिए। सेम चीज़ यहाँ रिएक्शन करवाना था तो जिसका रिएक्शन होना था वो चीज़ को डाला ही नहीं गया, भूल गया स्टूडेंट, डायरेक्ट फ्लास्क को चढ़ा करके आ गया। तो शुरू में टेम्परेचर 27 था, थोड़ा देर के बाद उसको याद आया कि उसमें कुछ डाले ही नहीं हम। तब जा करके जब देखा तो पता चला कि उस समय टेम्परेचर इसका हो चुका था 477 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि इतना जो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से इसमें जो एयर भरा हुआ होगा उस एयर के वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट आया होगा, उस एयर के वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट आया होगा, कितना एयर वहाँ से निकल गया होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से एयर एक्सपेल्ड किया होगा ना, बाहर निकला होगा, तो कितना एयर बाहर निकला होगा पहले की तुलना में टेम्परेचर बढ़ जाने से। तो ऐसा कर दो ना, टेम्परेचर T1 मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ करके इसको ले आओ 300 केल्विन, इसको T2 कर दो, इसमें भी 273 जोड़ो, 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 7 7 14 15 का 5 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 750 केल्विन। तो T1 और T2 हमें पता चल गया यहाँ से। अब चार्ल्स लॉ जो हमने पढ़ा है, चार्ल्स लॉ फॉर्मूला क्या था, V1 T1 बराबर V2 T2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं V1/V2 बराबर T1/T2। तो V1/V2 को तो वैसे ही रहने दो, T1/T2 हो जाएगा 300 केल्विन बाई 750 केल्विन। तो ये जो आएगा यहाँ से V1/V2 और तकरीबन आएगा 2/5, मतलब इसको 15 से काटा गया है। 15 2 जा यहाँ से 150 से समझ लो, 150 से काटा गया है, तो 2 बार में और ये 5 बार में 2/5। अब पूछ रहा है कि कितना एयर वहाँ से एक्सपेल्ड हुआ होगा। तो शुरू में कितना एयर था हमको पता थोड़े था, तो मान लेते हैं कि 1 था, उसमें से इतना निकल गया होगा 1 - 2/5, तो बचा कितना 3/5। यही हो गया क्या, 3/5 वहाँ से निकला, 2/5 बचा। V1/V2 जो है 2/5 बचा, बाकी 3/5 पोर्शन उसका वहाँ से निकल गया। यही था क्वेश्चन। फिर से एक बार रिपीट कर दें इसको थोड़ा सा हम, कि कोई स्टूडेंट है जो एक राउंड बॉटम फ्लास्क में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ रिएक्शन मिक्सचर के साथ,
लेकिन उसने रिएक्शन मिक्सचर इसमें डाला ही नहीं और डायरेक्ट इसी को फ्लेम पे चढ़ा दिया। उस समय टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा देर बाद उसे एहसास हुआ कि हम तो उसमें कुछ डाले ही नहीं है, डायरेक्ट उसी को आग पे चढ़ा के आ गए। तब तक जा कर के देखा तो इसका टेम्परेचर बढ़ चुका था, चूँकि फ्लेम पे था, हीट हो रहा था इतना। तो पूछ रहा है इस दरमियान जो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से कुछ एयर यहाँ से एक्सपेल्ड किया होगा, बाहर निकला होगा, कितना निकला होगा। तो उसके लिए हम लोग रेशियो निकाल लिए V1/V2। तो V1/V2 जो है वो एयर हुआ जो इसमें बचा हुआ है अभी। तो बाहर कितना निकला, तो शुरू में 1 मान लिए थे, उसमें माइनस करके निकाल दिए बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 5.11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5.12। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ या गैस ऑक्यूपाइंग इतना डेसीमीटर क्यूब एट इतना बार। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट देखो इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है गैस का 4 मोल, वॉल्यूम दिया हुआ है 5 डेसीमीटर क्यूब, उसके बाद प्रेशर दिया हुआ है 3.32 बार, पूछ रहा है टेम्परेचर क्या होगा। पता तो चल ही रहा है, PV/Tn मतलब क्या लगेगा, PV = nRT। तो यहाँ से T निकालोगे, PV/nR, P है 3.3 बार, वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब, N दिया हुआ है 4 मोल, R ले लोगे 0.082 या 83 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। मोल मोल ख़त्म, बार बार ख़त्म, डेसीमीटर डेसीमीटर क्यूब ख़त्म। सॉल्व कर दोगे इसको तो आ जाता है 50 केल्विन। इसके बाद का जो 1-2 क्वेश्चन इसमें है, वह इस गैस लॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है बुक में तो हम लोग कर ही लेते हैं। 5.13 और 14। देखो क्वेश्चन नंबर 5.13 है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 1.4 ग्राम डाइनाइट्रोजन। और अगला क्वेश्चन इसमें है, how much time would it take to distribute 1 Avogadro number of wheat grains if 10⁻10 grains are distributed each second? सबसे पहले यह क्वेश्चन, इस चैप्टर से इन दोनों क्वेश्चन का कोई लेन देन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है, बना सकते हैं हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को। डाई नाइट्रोजन का इतना ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो डाई नाइट्रोजन मतलब N2,
तो यदि इस N2 का 1 मॉलिक्यूल है तो इस 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 होता है ना नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, तो 7 × 2 14। तो डाई नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि हम निकाल लें कि इतना ग्राम में कितना मॉलिक्यूल है तो कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.4 ग्राम डाई नाइट्रोजन। क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास 1.4 ग्राम, मोलर मास 28 ग्राम इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये हट जाएगा, यहाँ 10 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.011। 10 से कट जाएगा 10 का पावर 22, इतना मॉलिक्यूल आ गया। अब एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, कितना में कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 14 × 3.011 × 10 का पावर 22। मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 14 1 जा 14 का 4 1, 14 1 जा 14 और 1 15 का 5 1, 14 0 0 तो 1 और 14 3 जा 42 इंटू 10 का पावर 22। इससे यहाँ कर दोगे तो 4.2154 इंटू 10 का पावर 23 हो गया आंसर। नेक्स्ट बगल में जो क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 एवोगैड्रो नंबर व्हीट ग्रेन्स इफ 10 का पावर 10 ग्रेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ईच सेकेंड। गेहूँ का दाना है, कितना है, 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। दिया हुआ है कि जो व्हीट ग्रेन्स है वह व्हीट ग्रेन्स कितना है, 1 एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 का पावर 23। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक सेकेंड हम 10 का पावर 10 दाना जो गेहूं का है उसे बांट रहे हैं तो टोटल इतना बांटने में कितना समय लग जाएगा। कोई क्वेश्चन है क्या, अरे जनरल सा क्वेश्चन है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10 टू दी पावर 10 ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो 1 ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करने में 1 का पावर 10 का 1/10 का पावर 10, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 करोगे तो 1/10 का पावर 10 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23। ये ख़त्म हो जाएगा, 13 बचेगा, 6.022 इंटू 10 का पावर 13 सेकेंड में आंसर नहीं ना छोड़ेंगे, सेकेंड में नहीं छोड़ेंगे इसको, मिनट आवर देन ईयर। कैसे चेंज होगा देखना, कैसे चेंज करेंगे, 6.022 इंटू 10 का पावर 13 सेकेंड में है, पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मैंने डिवाइड, फिर 60 से करेंगे तो आवर के बाद इसको किस में चेंज करोगे, डे में चेंज कर दो, तो एक डे में हो गया 24 आवर, फिर ईयर में चेंज करो तो एक ईयर में हो गया 365 डेज। कैसे किए, सेकेंड में आया था, 60 से पहले किए तो मिनट, फिर 60 से किए आवर, 24 से किए डे, 365 से किए ईयर। ये पूरा को सॉल्व कर दोगे डिवाइड करके तो आंसर आ जाता है 1.9096 इंटू 10 का पावर 6 ईयर। 10 का पावर 6 में फिर भी 10 लाख साल, 10 लाख, 10 का पावर 6 माने मिलियन, 10 लाख, 10 लाख वर्ष लगेंगे ये पूरा गेहूं का दाना बांटने में। यदि प्रत्येक सेकेंड हम लोग 10 का पावर 10 भी बांट रहे हैं फिर भी, तो यहाँ से सोचो कि एवोगैड्रो नंबर जो होता है वह कितना बड़ा नंबर है। एवोगैड्रो नंबर जो है वह कितना बड़ा नंबर है, बस इस बात को सोचो कि प्रत्येक सेकेंड में हम 10 का पावर 10 भी बांट रहे हैं, 10 का पावर 10 माने खरबों हो जाएगा, फिर भी पूरा ख़त्म करने में जो है 10 लाख साल लगेगा, 10 लाख साल।
मतलब खाली इतना सोचो कि किसी व्यक्ति के पास यदि अवोगाड्रो नंबर के बराबर पैसा आ जाए तो वह कभी ख़त्म कर पाएगा उस पैसे को? वह क्या उसके ख़ानदान वाले कभी भी ख़त्म कर पाएंगे? तुम्हारे पास यदि अवोगाड्रो नंबर के बराबर पैसा आ जाए, यहाँ तो फिर भी था कि 1 सेकेंड में 10 का पावर 10 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 सेकेंड में जनरली उतना पैसा कौन खर्च करेगा, चलते रहेगा। इसलिए टारगेट रखो कि कितना पैसा कमाना है अवोगाड्रो नंबर के बराबर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 5.15। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन कन्फाइंड इन ए वेसल ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस। किए हैं ऐसा क्वेश्चन हम लोग। डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, डाई हाइड्रोजन दिया हुआ है, दोनों का मास 8 ग्राम, इसका मास दिया हुआ है 4 ग्राम। टेम्परेचर प्रेशर सब दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर गिवन है यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस। किए हम लोग पीछे ऐसा क्वेश्चन। मोलर मास O2 का कितना हो जाएगा, 16 गुना 2 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकाल लो तो 8/32 तो 1/4 मतलब 0.25 मोल। इसका निकालोगे मोलर मास H2 का 1 × 2 ग्राम, नंबर ऑफ मोल गिवन मास 4 और ये 2 तो 2 मोल। अब दोनों का अलग अलग प्रेशर निकाल लो। PV = nRT जानते हैं ना, तो यहाँ से प्रेशर हाइड्रोजन का निकल जाएगा nRT/V। n हो गया 0.25 या 1/4 भी रखोगे कैलकुलेशन में आसानी होगा। R तो देखो डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, या डेसीमीटर क्यूब ही लिखो वही चीज़ है। T है 300 केल्विन और वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जो भी होगा सॉल्व करके यही बचेगा, नीचे केवल 4 है। तो यहाँ से आ जाता है 6.225 बार। सेम काम इसके लिए कर दो। प्रेशर यहाँ O2 का निकाले ना, H2 का निकालोगे तो सेम ही चलेगा ना, बस यहाँ 1/4 था नंबर ऑफ मोल, इसका 2 है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 1/4 2 तो 2 1/4 से कितना बड़ा है तो 8 गुना, तो इसका 8 गुना आएगा प्रेशर, और क्या 8 गुना आएगा। 8 × 6.225 8 गुना ही आएगा 49.8 बार। अरे सारा डाटा सेम रहेगा ना, बस इसका नंबर ऑफ मोल 1/4 था, इसका 2 है, तो हम पूछें कि 2 1/4 से कितना बड़ा है, तो 1/4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2 आएगा। तो जो प्रेशर यहाँ आया उसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, पूरा निकालने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा यहाँ। अब दोनों का प्रेशर सेपरेटली निकल ही गया तो मिक्सचर का निकाल दो। P टोटल PH2 + PO2 49.8 बार 6.225 बार 56.025 बार। दिस इज द आंसर। तो यह क्वेश्चन नंबर 5.15 तक हम लोग कर लिए। 3-4 क्वेश्चंस और बचे होंगे इसके लिए। उसके बाद NN सिन्हा में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं न्यूमेरिकल्स अभी तक जो टॉपिक पढ़े वहाँ तक उन्हें हम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।